नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। आपका डॉक्टर में आज बात कान, नाक और गले की समस्याओं की। बढ़ते बैक्टीरियल इन्फेक्शन से नाक, कान और गले का बचाव करना बहुत ज़रूरी है। वायरल इन्फेक्शन से कई बार हमारे कान, नाक और गला इतना प्रभावित हो जाता है कि उसमें दर्द रहने लगता है। गले में दर्द की वजह से खाना खाने में परेशानी, जुकाम या वायरल फीवर की समस्या भी हो सकती है। अगर ये तमाम समस्याएं आपको हैं तो 2 से 4 दिन में अगर ठीक नहीं होती तो आपको इसे पहचान कर जल्द ही उचित उपचार करने की ज़रूरत है। आपको भी अगर कान, नाक और गले से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप सीधे हमें कॉल कर सकते हैं और ले सकते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से जवाब। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन उससे पहले हरियाणा सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर की गई तैयारियों पर एक नज़र डालते हैं। मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है स्वास्थ्य सेवाओं में कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। इसको लेकर जगह जगह जागरूकता मुहिम भी चलाई जा रही है। और अगर जांचों की बात की जाए तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप भी लगाए गए। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति भी सरकार कर रही है। सीएचसी और पीएचसी सेंटर्स पर सरकार ने सुविधाएं भी बढ़ाई हैं। इलाज के साथ दवा भी मुफ्त में सरकार मुहैया करा रही है। और जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप भी सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। ये युद्ध स्तर पर तमाम वो तैयारियां जो सरकार आम लोगों के लिए कर रही है, जिससे कि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें और उनका उचित उपचार हो सके। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर कोई समस्या है और आप जागरूक नहीं हैं उसको लेकर, कोई बीमारी आपको होती है उसको लेकर अगर आप जागरूक नहीं हैं तो जागरूकता की कमी की वजह से आपको बड़ी समस्या हो सकती है। तो 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर भी जारी किए गए। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर्स खोलने का ऐलान। ग्राफिक्स के माध्यम से हम मनोहर सरकार की वो तमाम तैयारियों के बारे में आपको बता रहे हैं। ये तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति, कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों का इंडोर उपचार, हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भेंट और अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार सरकार लगातार कर रही है। इस पर ध्यान दे रही है। तो आपका डॉक्टर कि आज इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं नाक, कान और गले से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर कि आखिरकार अगर आपको ये समस्याएं हो जाती हैं या बदलते मौसम में कोई तकलीफ होती है तो इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, कैसे इन्हें पहचानें, क्या इनके लक्षण होते हैं और कौन सी वो दवाई है, कौन सा वो प्रॉपर उपचार है जो आपको करना चाहिए। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर मोनिका चौधरी, ENT स्पेशलिस्ट हैं। मैम, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर आने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू जी। डॉक्टर मोनिका, जिस तरीके से हम हर बार एक नया सेगमेंट लेकर आते हैं, आज हम नाक, कान और गले पर ही चर्चा करेंगे। लगातार हमारे साथ दर्शक भी इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ेंगे, उनके तमाम क्वेरीज होंगी, सवाल होंगे। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से कान की समस्या की अगर बात की जाए, मैं टॉपिक की शुरुआत अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत कान के ही मसले से करना चाहूँगा। कानों में अगर दर्द रहता है किसी के लंबे समय तक तो वो कैसे पहचाने कि उसको किस तरीके की प्रॉब्लम है। कई बार रुक रुक कर दर्द उठता है, कई बार बहुत तेज पेन होता है, तो सीवियर पेन को कैसे पहचाना जाए और नॉर्मल पेन से उसको कैसे उसमें अंतर किया जाए, क्या क्या प्रॉब्लम है क्या? देखिए, कान की प्रॉब्लम अगर किसी को कान में दर्द होता है तो वो सबसे पहले देखना है कि कितने टाइम से दर्द है उसको, कि कितना दिन हो गया है, कि 5 दिन है, 7 दिन है, 10 दिन है। तो ये इम्पोर्टेंट है। कान के दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जी नॉर्मली वैक्स हो सकती है जिसको मैल बोलते हैं, कान की मैल। जी और कोई कान में फुंसी हो जाती है जिसको फ्रंक्लोसिस बोलते हैं। जी और कान का कोई और चोट लगने से या कुछ इन्फेक्शन जिसको बाहर की जो पिन्ना पे होता है कान पे, उसको बोलते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना, उसमें भी बहुत पेन होता है। फिर कान के अंदर के जो इन्फेक्शन है वो पर्दे के पीछे रेशा आ जाता है जिसको ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन बोलते हैं। जी या फिर हमारा जो कान का पर्दा होता है जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसका इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी स्वेलिंग हो जाती है, उसमें भी पेशेंट को बहुत पेन होता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे पेन होने के जो रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। जी।
और या फिर कान से जिसमें डिस्चार्ज आता है, जिसकी शॉर्ट हिस्ट्री होगी, एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, जी। उसमें भी कान से डिस्चार्ज भी आता है साथ में, तो उसमें भी पेशेंट को पेन होता है। मैम आपसे यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि एक एक क्वेश्चन मैं हर तीनों सेगमेंट से करूँगा। अगर नाक की समस्या की बात की जाए तो बार बार नाक से पानी आना, बार बार नाक में पेन होना, ये किस चीज़ का इंडिकेशन होता है? क्या कुछ गंभीर सिम्टम्स, कुछ गंभीर बीमारी हो सकती है आने वाले समय में? और नोज़ पेन की अगर बात की जाए तो कई बार स्पेक्ट्स लोग यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी उनको नोज़ पेन होता है, वो हल्की हल्की उनके ब्रेन तक जाने लगता है। क्या स्पेक्ट्स यूज़ करना कंटिन्यूसली भी खतरनाक हो सकता है? और नोज़ पेन क्या उससे बढ़ सकता है? देखिए, जो नोज पेन है, नोज पेन अगर कंटिन्यूस बहुत ज्यादा आप स्पेक्स यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल नोज पे पेन हो जाता है एट द रूट ऑफ द नोज। जी। पेशेंट को ब्रिज पे पेन होने लगता है उसको लगाने से बहुत लंबे टाइम तक, और आपने देखा होगा कई बार स्पॉट्स भी आ जाते हैं वहां पे, बट ऐसा जी। कोई वो नहीं है कि हमने उसके लिए स्पेक्स थोड़ा सा यूज करने के लिए थोड़ा वो करना है, बाकी और कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि हमें स्पेक्स उतारनी है। बाकी नोज में पेन होने के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जी। जैसे कि आपने कहा कि नाक से पानी भी चलता है, तो नाक से पानी चलना, नाक बंद होना, ये सब एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। और इस एलर्जी से हमें साइनोसाइटिस हो जाता है जो नॉर्मली लोगों को हो जाता है, और नाक में मस्से बनने लगते हैं जिसको पॉलीपोसिस बोलते हैं, नेजल पॉलीपोसिस। तो नेजल पॉलीपोसिस हो जाता है इसी सब के वजह से, एलर्जी की वजह से इससे पॉलीपोसिस हो जाता है, साइनोसाइटिस हो जाता है, जी। जिसका फिर ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग हो जाता है, जिसके लिए फिर अगर पॉलिप हो गया तो उसके लिए हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जी। डॉक्टर मोनिका, लगातार हमारे साथ इस सेगमेंट में कॉलर्स भी जुड़ते हैं और उनके सवाल हमको लेने होते हैं। इसी कड़ी में एक कॉलर हमारे साथ हैं, राम प्रसाद हैं पंचकुला से। उनका सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ। राम प्रसाद जी, स्वागत है, अपना सवाल करिए। मैम, डॉक्टर साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है प्लीज जी। कि जब भी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में जाएं हम, तो वहां पर ना जो सिफारिश वाले होते हैं पहले उनका नंबर मिल लगता है। जी। हाँ। ठीक है। आपके इसके अलावा और कोई क्वेरी राम प्रसाद जी? मैम, चलिए, आपकी वो जो तकलीफ है वो समझ सकते हैं। एक जेनरिक क्वेश्चन है ये राम प्रसाद जी ने जो पूछा, डॉक्टर मोनिका की सिफारिश वालों का नंबर मिलता है। इनकी एक शिकायत है ये कि कहीं ना कहीं आम लोगों को नहीं दिया जाता नंबर, सिफारिश वालों को क्यों दिया जाता है? ये एक सवाल है कहीं ना कहीं। इस पर मैं थोड़ा सा शॉर्ट रिएक्शन मैम आपका लेना चाहूँगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है? लोगों की शिकायतें भी आती हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। कोई बात नहीं, एक्चुअली जो आपकी प्रॉब्लम है उसको हम रिजॉल्व करने की जरूर ट्राई करेंगे। राम प्रसाद जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। पहली चीज़ तो ये कि अगर आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है और आपके सामने हो रहा है तो कंसर्न्ड अथॉरिटी पर आप उसकी शिकायत करिए। आप जाके लिखित में दीजिए, सीएमओ से मिलिए, अगर किसी हॉस्पिटल में है सीनियर डॉक्टर से मिलिए, संपर्क करिए। अगर कोई अटेंडेंट इस तरीके की परेशानी आपके सामने क्रिएट करता है, इस तरीके की कोई हरकत कर रहा है कि सिफारिशों के माध्यम से उनका इलाज पहले हो रहा है, तो प्रदेश सरकार की तरफ से हम आपको बता दें कि ऐसी कोई भी सिफारिश नहीं ली जाती, क्योंकि सरकार के लिए सभी जो लोग हैं, सभी जनता में जितने भी लोग हैं वो सब समान हैं और लगातार सबको समान व्यवहार रखकर ही मनोहर सरकार प्रयास कर रही है। लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और हम अपने दर्शकों से यही अनुरोध करेंगे कि अगर कान, नाक और गले से संबंधित कोई भी अगर आपकी समस्या है तो आप सीधे हमसे जुड़कर कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, उनसे जवाब ले सकते हैं। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट्स लगातार जुड़े हुए हैं। अगर जिस तरीके से हमारे कॉलर राम प्रसाद जी पंचकुला जुड़े थे, इन्होंने अपनी क्वेरी बताई, क्वेरी उनकी बीमारी से संबंधित तो नहीं थी, लेकिन उनकी क्वेरी ये थी कि उनका उपचार प्रॉपर तरीके से नहीं होता, सिफारिश वालों का हो जाता है। इसमें उम्मीद करेंगे कि कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचे और इस तरीके की जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सबको बेहतर और समान उपचार मिल सके। समस्याएं यही हैं कि आखिरकार कान, नाक, गले की समस्या से किस तरीके से निजात पाई जाए। डॉक्टर मोनिका हमारे साथ इस कार्यक्रम में लगातार जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर मोनिका, मेरा एक सवाल ये भी है कि साइनस एक बहुत ही कॉमन इशू है, हम हर बार सुनते हैं कि आखिरकार साइनस की प्रॉब्लम होगी, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता पाएँ। क्या हेरिडेटरी अगर माना जाए तो क्या वंशानुगत होता है, या फिर साइनस की प्रॉब्लम किसी भी एज फैक्टर, किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को हो सकती है?
हाँ जी, देखिए साइनस जो है, साइनस किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है। ऐसा जी। कुछ नहीं है कि ये हेरिडिटरी होगा या मैंने आपको बताया जो इसका मेन कॉज है वो एलर्जी है। जी। एलर्जी से ही इसका मेन जो है वो रीजन है और ऐसा कुछ एज स्पेसिफिक नहीं है, ये किसी भी एज को हो सकता है। जी। तो ये बिल्कुल सही बात है, आपने कहा किसी भी एज फैक्टर में हो सकता है, वंशानुगत नहीं होता। डॉक्टर अमित अरोरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अमित, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए सर, और समय निकालने के लिए और आने के लिए। डॉक्टर अमित, लगातार हम आज सर वो जो क्वेरी है वो यही है कि कान नाक गला अगर किसी का ख़राब हो जाता है तो किस तरीके से लोग उस पर उपचार कर सकें। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आज ये टॉपिक उठाया। लगातार कॉलर्स हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ भी रहे हैं। एक लगातार एक के बाद एक 2 कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप भिवानी से हैं, रामपाल भी हमारे साथ भिवानी से हैं। एक एक करके दोनों के सवाल लेता हूँ सर और आपके पास आता हूँ। संदीप, स्वागत है, अपना सवाल करिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरे को थोड़ी सी ना गले में ना खराश रहती है। खराश रहती है आपके हाँ गले जी, हाँ में? जी। ठीक है, डॉक्टर अमित से ही मैं आपके सवाल का जवाब लेता हूँ। डॉक्टर अमित। देखिए, अगर गले में खराश रहती है तो गले से खराश, हाँ जी, हाँ जी। क्या इसमें खराश, उसका कारण ढूंढना पड़ेगा कि गले में खराश क्यों रहती है। आपने कोई चेक करवाया? हाँ जी। संदीप, क्या कोई टेस्ट कराया है आपने? नहीं नहीं, कोई टेस्ट नहीं कराया मैंने। जी। तो नहीं, गले में क्या होता है, खराश होती है वो? बस खाली खराश ही रहती है, कभी कभार होती है और कभी कभार नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं है, रेगुलर ही रहती है। देखिए, गले में खराश के कई कारण है। कोई एलर्जिक एलिमेंट भी हो सकता है, किसी पार्टिकल से आपको एलर्जी भी हो सकती है। अगर फिर भी आपको गले में मास्क खराश लगाने से तो रहती है नहीं तो होता एक बार सर ऐसा अपना कुछ? ENT कॉज ढूंढना पड़ेगा कि गले में खराश क्यों रहती है। सर मास्क लगाने से तो ऐसा कुछ नहीं, मास्क लगाने से होता हो। हाँ जी। स्मोकिंग करते हैं आप? हाँ जी। आप स्मोकिंग स्मोकिंग नहीं सर, स्मोकिंग नहीं करता मैं। आप रहते कहाँ हैं? कोई पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, किसी पोल्यूटेड एरिया में? हाँ जी जी, थोड़ा सा क्राउड ज्यादा है, बिल्डिंग है ज्यादा। ये पोल्यूशन है वहाँ पे? नहीं, पोल्यूशन तो नहीं है वहाँ पे। आसपास धुआं धावा ऐसा कोई आपका पोल्यूटेड एरिया हो या स्मोकिंग करते हो, कोई ये फैक्टर्स हैं जो गले में खराश के कारण है। कोई एलर्जिक एलिमेंट भी हो सकता है, कोई धुएं से एलर्जी, कुछ पॉलन से एलर्जी, किसी फ्लावर पार्टिकल से एलर्जी। एलर्जन काफी होते हैं जो इसका कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका एलर्जन अवॉइड करिए और चेकअप जरूर करवाइए ताकि कारण ढूंढ सकें कि आपके गले में खराश क्यों है। संदीप, जिस तरीके से डॉक्टर अमित बता रहे हैं कि आपको रीज़न और कॉज ढूंढना बेहद ज़रूरी है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़रूरी हैं। अगर कोई बीमारी होती है तो उसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर आप इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराएंगे, प्रॉपर जांच नहीं कराएंगे, तो अगर ऊपर ऊपरी की बात की जाए तो सेल्फ मेडिकेशन कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है। एक बार प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्टेशन करें और प्रॉपर उपचार कराएं और डायग्नोज कराएं क्या क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या उसके बाद उसका उचित ट्रीटमेंट कराएं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, रामपाल हैं भिवानी से। रामपाल जी, स्वागत है, अपना सवाल करिए। सर मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, मेरे कान में कई दिन से दर्द हो रहा है, तो मैं मेडिकल शॉप से 2-3 बार दवाई भी ले चुका हूँ। दवाई खाता हूँ तो ठीक हो जाता है, लेकिन फिर दर्द हो रहा है, तो क्या मतलब कहाँ दिखाया जाए इससे? ठीक है, इसका जवाब आपके सवाल का डॉक्टर मोनिका से ही लेना चाहूँगा मैं। डॉक्टर मोनिका। हाँ जी, कितने दिन से आपको कान में दर्द है? मैम हो गए 10 से 12 दिन हो गए हैं। ओके, तो कोई इचिंग भी होती है साथ में? हाँ मैम, कई बार हुई है, लेकिन अभी इस टाइम तो नहीं हो रही है। दवाई मैंने आज ही खाई है दिन में, तो अभी तो नहीं है, लेकिन नहाने के बाद ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, ज्यादा दर्द नहीं है, बट मतलब कोई रिंगिंग सेंसेशन आपको? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, कान में मैंने बताया जो कान में दर्द के कॉजेज है वो बहुत सारे हैं। तो वैक्स भी हो सकता है और आपको ऑटोमाइकोसिस भी हो सकता है, जिसको हम नॉर्मली हिंदी में फंगल इन्फेक्शन बोल देते हैं। तो मोस्ट लाइकली आपको फंगल इन्फेक्शन होगा, बट फिर भी विदाउट एग्जामिनेशन मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती कि आपको क्या होगा। जो कॉजेज बताए हैं मैंने आपको, जैसे वैक्स है, कोई AS हो सकता है, कान के पर्दे का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। पर्दे में छेद नहीं होगा मोस्ट लाइकली, लेकिन कोई एक्सटर्नल ही आपको कॉज होगा, या फिर आपने ईयरबड से कान की सफाई करी होगी, कोई तिल्ली मारी होगी, कोई चाबी से की से कुछ किया होगा, तो उसकी स्क्रैच करने से भी पेन होता है, जिससे ओटाइटिस एक्सटर्ना बन जाता है, तो उससे भी पेशेंट को पेन होता है। तो कुछ ये मोस्ट लाइकली आपको जो है एक्सटर्नल ही कॉजेज होंगे,
कोई मिडिल ईयर का कॉज नहीं होगा, बट फिर भी विदाउट एग्जामिनेशन ये कह पाना मुश्किल है कि किस वजह से है। तो इसके लिए आपको बेटर है कि आप ईएनटी के पास जाएं और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि ठीक है। अगर आप वैक्स की दवाई फंगस में डालेंगे तो बिल्कुल फायदा नहीं करेगी, चाहे आप 1 महीना डालें। और बिल्कुल फंगस की अगर वैक्स में डालेंगे तो वो भी कोई फायदा नहीं करेगी। जी तो इट इज बेटर कि आप ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। जी। उम्मीद करते हैं रामपाल आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। आप डॉक्टर्स के पास जाकर प्रॉपर उपचार करा सकते हैं और एक बार इन्वेस्टिगेशंस करा लें, पता लग जाएगा कि आखिरकार इशू क्या है। एक और कॉलर है हमारे साथ, नेहा है कैथल से। नेहा, स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ जी, पेस्ट कंट्रोल करवाया था मैंने कॉकरोच के लिए। वो अपना मेरे को एलर्जी कर गया। हाँ जी, नाक में छींक आती है। जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा और पानी पड़ता है सुबह के टाइम तो बहुत ही। क्या टेस्ट कराया था आपने? अपना सवाल दोहराइए। पेस्ट कंट्रोल करवाया था जी। अच्छा ठीक है, पेस्ट कंट्रोल, अच्छा ठीक है, हाँ जी, कॉकरोच हो गए थे घर में बहुत। ठीक है। ओके। तो दैट मीन्स उससे आपको एलर्जी हो गई है, पेस्ट कंट्रोल करवाने से उस केमिकल से आपको एलर्जी हो गई है बेसिकली। तो उसके लिए आपको एक कोई एंटीहिस्टामिन सिट्राजिन टाइप्स कुछ ऐसा, या फिर मोंटेलुकास्ट के साथ सिट्राजिन कुछ ऐसा लेना पड़ेगा। और साथ में एक स्टेरॉयडल स्प्रे इंपॉर्टेंट है, वो शुरू करना ही पड़ेगा आपको। फ्लोमिस्ट के नाम से स्टेरॉयडल स्प्रे है, आप वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं नेहा आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर अमित, मेरा सवाल आपसे ये है सर कि जिस तरीके से लोगों को समस्याएं हो रही हैं, कई बार अवेयरनेस नहीं होती, और मनोहर सरकार की बात की जाए तो वो जागरूकता अभियान भी कैंपेन चलाए जाते हैं कि लोग बोलना भी। अवेयरनेस रहें, और अवेयर रहेंगे तभी प्रॉपर समझ पाएंगे क्या क्या उनको समस्या क्या हो रही है और उसको उपचार क्या कराना है। सर, कान से रिलेटेड एक क्वेरी है मेरी। ग्लू ईयर की अगर बात की जाए तो ग्लू ईयर होता क्या है और किस तरीके से उसका उपचार करना चाहिए, और अमूमन इसकी पहचान इनिशियल स्टेज पर कैसे की जा सकती है? डॉक्टर अमित, आपको आवाज मिल रही है सर? लगता है डॉक्टर अमित के पास आवाज नहीं जा रही है। मैं डॉक्टर मोनिका के पास जाना चाहता हूँ इसी सवाल को लेकर। डॉक्टर मोनिका, ग्लू ईयर की जिस तरीके से मैंने सवाल किया, और उस ग्लू ईयर के बारे में थोड़ा सा आप बता पाएँ कि आखिरकार होता क्या है, इसका कॉज ऑफ फैक्टर क्या होता है, कैसे इनिशिएट करता है, कैसे लोग पहचान पाएँ, ये तमाम बातें। ग्लू ईयर इज ऑल्सो नोन एज ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन, जो जी। मैंने आपको बताया, जिसको हम बोलते हैं कि कान के पर्दे के पीछे रेशा आ गया है। तो उसमें भी पेशेंट को बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बच्चों में भी होता है, कॉमन है। जो जी। हमारी नाक से एक कान को ट्यूब कनेक्ट करती है, जिसको हम यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं, उसके ब्लॉक होने की वजह से मेनली ये हो जाता है। जी। तो या फिर कोई पहले कोई नजला जुकाम हुआ हो, उसमें भी हमारी जो है ये ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो जाती है, उसकी वजह से भी ग्लू ईयर हो जाता है, या ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन। जी। बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट ये ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन में कोई कान से डिस्चार्ज नहीं आता है पेशेंट को। जी। ये मेन फैक्टर है जिससे हम पहचान सकते हैं। इसमें नो डिस्चार्ज, कोई डिस्चार्ज नहीं होता जी। पेशेंट को। ठीक है। डॉक्टर मोनिका ने जिस तरीके से बताया ग्लू ईयर का, इसमें डिस्चार्ज नहीं होता है, पहचाना जा सकता है, जिस तरीके से सिम्टम्स भी मैम बता रहे हैं। डॉक्टर अमित भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जय भगवान का सवाल लेकर। मैं डॉक्टर अमित आपके पास आ रहा हूँ। जय भगवान, स्वागत है, अपना सवाल करिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार डॉक्टर साहब से मेरी अर्ज है जी। कि मेरे गले में जो है ना रुकावट से जैसे रुका हुआ रहता है। कैसा, क्या चीज रुकी रहती है गले में? ठीक है, डॉक्टर अमित से मैं आपके सवाल का जवाब लेता हूं। डॉक्टर अमित, गले में क्या बोल रहे हैं, रुकावट सी रहती है? हाँ जी, हाँ जी। खाने में कोई दिक्कत तो नहीं आती? खाने में जी नहीं। निकलने में, खाने में? हेलो जय भगवान, आपको खाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? जी, खाने में कोई दिक्कत नहीं होती जी। निकलने में? हाँ जी। गले में आपको क्या महसूस होता है जय भगवान? अपना सवाल दोबारा रिपीट करिए। जैसे कफ टाइप में होता है ना, इस तरह से रुक रुक के गिल्टी सी आती है। अच्छा, ठीक है। देखिए, मे भी इनको चेकअप कराना चाहिए। इनको टॉन्सिलाइटिस तो नहीं है जी। पेशेंट को। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में ऐसा होता है कि उसको खाने में दिक्कत आती है, इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। जी। पर अपना करवाइए, उसमें पता लगेगा कि टॉन्सिलाइटिस ना हो। और आपकी एज कितनी है? आपकी एज कितनी है सर?
जय भगवान, अगर आप सुन रहे हो तो डॉक्टर सर आपकी एज पूछ रहे हैं, प्लीज अपनी एज बताइए। 68 ईयर है सर। जी देखिए 68 ईयर में कोई क्रॉनिक डिसीज भी हो सकता है गले में, जी इसके लिए हाँ जी। इनकी इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेंगी, उससे पता लगेगा और कॉल सुनना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम्म, क्योंकि ऐसी बहुत सी डिसीज है, हो सकता है कोई क्रॉनिक डिसीज हो जो टॉन्सिलाइटिस की वजह से सकती है, लेकिन और भी हमें देखना पड़ेगा, चेकअप कराना पड़ेगा आपको एक बार ईएनटी सर्जन के पास जाकर जी अब अपना चेकअप कराइए। ठीक है। जय भगवान, आपको एक बार जी आपको डिफिकल्टी डिस्फेजिया क्यों है, इसे डिस्फेजिया बोलते हैं, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। ठीक है। इनको खाने में दिक्कत आ रही है और गले में इनको रुकावट सी महसूस हो रही है, तो उसका कारण ढूंढना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल सही बात है डॉक्टर अमित, जिस तरीके से आपने बताया। जय भगवान, आपको वैसा ही डायग्नोस कराना होगा, डॉक्टर्स के पास जाना होगा और प्रॉपर चेकअप कराना होगा। 68 ईयर्स की जो आपकी एज है उसमें प्रॉपर उपचार कराना बेहद ज़रूरी है। आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, डॉक्टर के पास जाएं और उपचार कराएं कि आखिरकार ये समस्या आपको क्यों हो रही है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, देवेंद्र हैं हरियाणा से। इनका सवाल लेकर मैं डॉक्टर मोनिका के पास आ रहा हूँ। देवेंद्र जी, स्वागत है, अपना सवाल करिए। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा जी राइट साइड का टॉन्सिल बढ़ता है जी और राइट साइड से कान दुखता है, राइट साइड से आधा सिर दुखता है। जी ये क्या दिक्कत है सर? ठीक है। डॉक्टर मोनिका, आपकी एज कितनी है? 47 है जी। ओके, देखिए जो टॉन्सिल है और आपको ईयर पेन है, जो टॉन्सिल है वो सेम नर्व सप्लाई करती है जो टॉन्सिल को सप्लाई कर रही है, जिसको हम 9th नर्व ग्लॉसोफेरिंजियल बोलते हैं। सेम नर्व आपके ईयर को सप्लाई कर रही होती है, इसलिए अगर टॉन्सिल में पेन होगा तो ऑटोमेटिकली ईयर में पेन होगा ही होगा, जिसको रेफर्ड ओटैल्जिया के नाम से बोलते हैं। तो अब आपका जो राइट साइड का टॉन्सिल लेफ्ट साइड का बिल्कुल भी नहीं है? वो ठीक है जी। ये कभी तो कभी होता है जी, राइट साइड वाला भी कभी कभी होता है। तो एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है उस पर कुछ ग्रोथ हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा है तो उसको एक बार यूनिलैटरल टॉन्सिलेक्टमी करनी पड़ेगी और उसके लिए फिर हमें बायोप्सी के लिए भेजना पड़ेगा। देन वी विल कम टू नो। अच्छा जी। देवेंद्र, उम्मीद बट करते पहले हैं एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है। जी जी बिल्कुल डॉक्टर मोनिका, जिस तरीके से आपने बताया देवेंद्र, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। आप डॉक्टर के पास ज़रूर संपर्क करें। अगर आपके बॉडी में कहीं भी पेन है, नॉर्मल कोई इशू है, आपको किसी भी तरीके का दर्द रहता है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराने बहुत ज़रूरी हैं और इसके लिए आपको खुद अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर आप अवेयर रहेंगे तो आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट सही समय पर रहते हो जाएगा और जो भी तकलीफ है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, गौरव चौधरी हैं अंबाला से। इनका सवाल लेकर डॉक्टर अमित मैं आपके पास आ रहा हूँ। गौरव, स्वागत है, अपना सवाल करिए। नमस्कार डॉक्टर मोनिका जी। जी हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है गौरव, अपना सवाल करिए। सर मेरा सवाल डॉक्टर मोनिका जी से है कि मेरे ना नाक की हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी है जी। जी मैं धनाना अंबाला से बोल रहा हूँ जी। ठीक है। उसके बारे में पता करना था। ठीक है, डॉक्टर मोनिका से ही मैं आपका सवाल ले लेता हूँ। देखिए, आपकी अगर नाक की हड्डी टेढ़ी है और आपको अगर कोई नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब सांस लेने में दिक्कत है, तो हमने उसका ट्रीटमेंट करना है। अगर सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है और हड्डी टेढ़ी है तो हमने उसका कुछ करना नहीं है। ये ऑलवेज तब ट्रीट करनी है अगर सिम्टम है, आपको सिम्टोमेटिक है कि सांस लेने में परेशानी होती है, तो हम नाक की हड्डी के लिए आपको एडवाइस करेंगे सर्जरी, वो भी ग्रेड ऑफ डीएनएस डिफाइन करके कि कितना ग्रेड है आपको, कितना सिम्टम्स है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। हड्डी तो ऑलमोस्ट लोगों की टेढ़ी है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि सिम्टम आपको है या नहीं है। अगर सिम्टम है तो इट हैज टू बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। अगर कोई सिम्टम नहीं है तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हड्डी टेढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, उम्मीद करते हैं गौरव आपको आपके जी गौरव कुछ और पूछना चाहते हैं? हाँ जी सर, जौहरी साहब आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर, कीप इट अप। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर अमित भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर मोनिका लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दो और कॉलर हैं, दिलबीश मुरादाबाद से हैं और नरेश फरीदाबाद से हैं। एक एक करके दोनों का सवाल लेते हैं। डॉक्टर अमित, दिलबीश का सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर दिलबीश, स्वागत है, अपना सवाल करिए। दिलबीश, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, मेरी आ रही है आवाज सर। बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, अपना सवाल करिए। हम लोग रात को सोते ही दोनों मियां बीबी रात को गराटे लेते हैं जी। अच्छा। और सांस में प्रॉब्लम होती है, इतने जोर जोर से गराटे लेते हैं कि जी तो दूसरे भी नहीं सुने पाते हमारे साथ बच्चे। ठीक है,
डॉक्टर अमित, मैं ये सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूँ सर। हाँ जी सर, थैंक डॉक्टर अमित, आवाज मिल रही है आपको? शायद लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि डॉक्टर अमित का जो टेक्निकल इशू आ रहा है उसको ठीक करें, जिससे कि हम उनसे भी और क्वेश्चंस ले सकें। डॉक्टर मोनिका, उम्मीद करता हूँ आपने सवाल सुना होगा। जी, जो इनको खराटे लेने वाली प्रॉब्लम है उसको हम बोलते हैं OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। जी। तो इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट कॉजेज होते हैं, तो आपने जो है, जो कॉज है, अंडरलाइन कॉज, उसको ट्रीट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे आपका रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करा के, जो भी CBC, RFT, LFT, थायराइड प्रोफाइल, चेस्ट एक्सरे, ECG और फिर एग्जाम, ये सारी रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे हम। और उसके बाद फिर एग्जामिनेशन देखेंगे कि कोई आपको DNS तो नहीं है, जिसमें मैंने बताया आपको नाक की हड्डी टेढ़ी, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से आपको खराटे आ रहे हैं, या फिर आपका बल्कि टंग, जीभ कुछ लोगों की मोटी होती है, पीछे स्पेस नहीं होता सांस लेने के लिए, उसकी वजह से भी हो सकता है आपको खराटे हो। या फिर आपके जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस है उसमें से कुछ डीरेंज, आपका कुछ गड़बड़ है, वो कुछ ऊपर नीचे है, तो उसकी वजह से भी आपको ये हो सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इन्वेस्टिगेशन आती है, अगर आपका सब नॉर्मल है तो एक स्लीप स्टडी नाम की चीज होती है। वो इन्वेस्टिगेशन आपकी स्लीप स्टडी होती है, आपको एक टेस्ट करते हैं सुला के, तो वो आपका देखना पड़ता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे CPAP दे देते हैं और पॉजिटिव एयरवे प्रेशर देते हैं, वो आके फिट कर जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप फिर सांस लेते हो, तो उससे आपको काफी हद तक रिलीफ मिल जाता है। अदरवाइज सर्जिकल ट्रीटमेंट इज ऑल्सो देयर, जिसमें UPPP करते हैं। डॉक्टर मोनिका, मेरा आपसे और वो सब कुछ जी डॉक्टर मोनिका, मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपने प्रॉपर उपचार के बारे में बताया, क्या जनरल फिजिशियन के पास जाकर इस तरीके का उपचार कराना संभव है, जा सकते हैं? सर, जनरल फिजिशियन एक्चुअली इसको ट्रीट नहीं करते हैं, ये ENT के अंडर आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉज आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। अगर नोज वाला है, DNS है, तो वो एड्रेस करेंगे। अगर सर्जिकल कुछ या CPAP लगाएंगे, या फिर थर्ड है सर्जिकल कुछ करना है, जो UPPP है, यूबलोप्लाटोफिरिंजियोप्लास्टी जिसको बोलते हैं। जी, ओके, ठीक है। लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकिता जींद से हैं, नरेश फरीदाबाद से हैं। पहले नरेश को लेकर मैं मैम आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर अमित भी हमारे साथ हैं फोन पर। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, प्रॉपर उनकी आवाज़ नहीं आ पा रही थी। नरेश, स्वागत है, अपना सवाल करिए। नरेश, आवाज़ मिल रही है आपको? चलिए, संपर्क हमारा टूट चुका है नरेश से। लगातार कॉलर जुड़ रहे हैं। अंकिता है हमारे साथ जीन से, इनका सवाल लिखकर मैं डॉक्टर अमित आपके पास आ रहा हूँ। अंकिता, स्वागत है, अपना सवाल करिए। हेलो, हाँ जी। जी, आवाज़ आ रही है अंकिता जी, अपना सवाल करिए। इसकी मदर का है ना जी, पहले तो 20 साल से एक गांठ थी, बड़े में ईब अल्ट्रासाउंड करवा तो 4 गांठ हो चुकी है। गांठें हो गई हैं? कहाँ हो गई गांठें? अंकिता जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार दोबारा सवाल को दोहराएंगी, जो सवाल है आपका। इसकी मदर का पहले 20 साल से एक गांठ थी, 3 साल से 4 हो चुकी जी गले में। अच्छा, गांठ जी, हाँ, गांठें, लेकिन खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है जी, ना थायराइड है, वो भी टेस्ट करवा। गांठें कहाँ पर हो गई हैं अंकिता जी? गले में हो गई हैं, कहाँ पर? गले में जी, हाँ। ठीक है, डॉक्टर अमित, गांठें कहाँ पे अंकिता जी, ये बताइए। गले में है जी, पहले एक थी 20 साल से, 2 साल से 4 हो चुकी। बाहर की तरफ दिखाई? हाँ, दिखाई देती है जी, गले के बाहर आपने उसकी कोई जांच करवाई है? एक जांच करवानी पड़ेगी, सुई डाल के उसकी जांच करवानी पड़ेगी। SNAC बोलते हैं उसको। सुई से उसका छोटा, और उसकी जांच करनी पड़ेगी कि वो किस चीज की, जो वो गांठें हैं वो किस चीज की हैं। ठीक है, क्या है उसमें क्या बीमारी है। जी जी। एक SNAC टेस्ट होगा। पास में कोई भी आपके पैथोलॉजिस्ट हो, कोई भी, जो उसका गांठ में से एक छोटा सा पीस लेके और उसकी जांच करके ये बताएगा कि ये गांठ किस तरह की गांठ है, तो आपको SNAC टेस्ट करवाना पड़ेगा। जी, उम्मीद करते हैं अंकिता आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। आपको जो टेस्ट डॉक्टर अमित बता रहे हैं वो आपको कराना बेहद जरूरी है। जांच की रिपोर्ट के बाद ही उसका इलाज हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है। इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर तरीके से होंगे तभी उसका ट्रीटमेंट भी डॉक्टर्स कर पाएंगे। ऐसे किसी भी चीज़ को विदाउट इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना बेहद मुश्किल है। हम लगातार अपनी कॉलर से यही अनुरोध कर रहे हैं, अगर आपको भी सिंपल सा टेस्ट चाहिए। जी जी, बिल्कुल, लगातार हम अपनी कॉलर से यही अनुरोध कर रहे हैं, अगर कोई समस्या हो तो वो अपने कॉल करके
हमसे सवाल कर सकते हैं और लगातार हमारे हेल्थ एक्सपर्ट जो हैं वो आपको जवाब दे रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से आप प्रॉपर उपचार कर सकते हैं, अपने को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। डॉक्टर अमित हमारे साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोनिका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और खबर फास्ट पर आने के लिए। तो आपके डॉक्टर में आज हम बात कर रहे थे कान, नाक और गले से जुड़ी हुई समस्याओं की और उनसे जुड़ी हुई बीमारियों की, कैसे आप प्रॉपर उपचार कराकर सही समय पर सटीक इलाज लेकर ठीक हो सकते हैं।